नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों पर्यावरण पेडागोजी के बारे में। और पर्यावरण पेडागोजी के यहाँ पर आपको 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो आपके सीटेट एग्जाम जो ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक जो एग्जाम हुई थी आपकी 2022 तक, उसमें जो पूछे गए प्रश्न उनको लिए गए हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के हमने 1 से लगाकर 400 तक यानी कि 300 तक यानी कि 3 वीडियो में हमने 300 प्रश्न आपको दे दिए हैं। उसके बाद जो 301 से शुरू हुआ है और 501 तक हम अभी तक अपलोड कर चुके हैं 50-50 प्रश्न करके, यानी कि कह सकते हैं कि 4 पार्ट हम पर्यावरण पेडागोजी का अपलोड कर चुके हैं। ये 5वां पार्ट है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने ये 500 प्रश्न नहीं देखे तो इनको देख लीजिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी ईवीएस के नाम से, तो वहां पर जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो सारे के सारे हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा और यहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टोटल 600 प्रश्न है, 100 प्रश्न और बचे तो 50 आज दे देंगे, 50 और बचेंगे तो 1-2 दिन में भी हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक को कक्षा के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना। देखिए उपथीम, थीम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक बार और क्लियर कर देता हूं। पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूं। देखिए थीम कितनी प्रकार की होती है, थीम कितनी प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। और उपथीम कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। तो यहां पर देखिए उपथीम कौन कौन से उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले थीम के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं। देखिए पहली थीम कौन सी आपकी, परिवार एवं मित्र। कौन सी होगी आपकी, परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र की ही 4 उपथीमें, कितनी है, 4। वो कौन कौन सी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उपथीम के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि यहां पर पूछ लिया गया है। वैसे यहां पर उपथीम के बारे में नहीं पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनमें से उपथीम कौन सी। आगे प्रश्न आएगा तो आपको पता होना चाहिए। पहली जो उपथीम होगी आपकी वो होगी संबंध। कौन सी होगी, संबंध। दूसरे नंबर पे है आपकी कार्य और योजना। कार्य और योजना है ना, इसको काम और खेल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, काम और खेल भी आ जाए तो भी ये भी क्या होगी, आपकी थीम होगी। ठीक है। तीसरे नंबर पर है, यहां पर लिख देता हूं। तीसरे नंबर पे है आपकी जानवर या पशु, है ना। ये जानवर इसी को कहा जाता है, जानवर में पशु पक्षी सब आ जाते हैं। अगला है आपका जो चौथा है वो है पादप या फिर पौधे। ठीक है, पौधे आ जाए, पादप आ जाए, या सभी क्या है, उपथीम है। किसकी उपथीम है, परिवार एवं मित्र की। अब 6 जो थीम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां पर लिख देता हूं। देखिए पहली थीम आपकी क्या है, यहां लिख देता हूं, परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र। दूसरे नंबर पे है आपकी भोजन। तीसरे नंबर पे है आपकी आश्रय। चौथे नंबर पर है आपका आश्रय के बाद में जल। 5वें नंबर पे है यात्रा। और 6ठे नंबर पे है आपकी कि चीजें हम बनाते और करते हैं। चीजें हम बनाते हैं, हम बनाते और करते हैं। देखिए 6 प्रकार की मैंने थीम आपको बता दी और 4 प्रकार की ये उपथीम बता दी। किसकी उपथीम है, ये परिवार एवं मित्र की। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम प्रश्न की ओर चढ़ते हैं कि एक शिक्षक को कक्षा के विद्यार्थी को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थी तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहां पर देखिए सबसे उपयुक्त आपको यहां पर कथन बताना है। कौन सा है, विद्यार्थी से कहे कि वे जानवर की सूची बनाएं। विद्यार्थी को जानवरों के नाम बताएं। विद्यार्थी को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना या फिर विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। यहां पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। ये जो युक्ति हैं
इस विषय को विद्यार्थी तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। हाँ, डॉक्टर ब्लूमोंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करना, आपको इसको जो विधियां हैं इनको क्रम में जमाना है। डॉक्टर ब्लूमोंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। इन्होंने ये जो क्रम बताया विधि का, वो कौन सा वैज्ञानिकों विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। 6 यहाँ पर विधियां दे रखी है, उसको क्रम में जमाना और कूट में आपको आंसर देना है। तो पहले नंबर पर कौन सी होगी, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे कौन सी होगी, इस प्रकार आपको बताना है। तो देखिए अगर पहले नंबर पर आएगा आपका प्रेक्षण करना, दूसरे नंबर पर आएगा आपका प्रश्न पूछना, तीसरे नंबर पर आएगा आपका परिकल्पना प्रस्तावित करना, और चौथे नंबर पर आएगा आपका अनुमान लगाना, और 5वें नंबर पर आएगा आपका अनुमान का परीक्षण करना, और 6ठे नंबर पर आएगा आपका परिणामों को अंकित या फिर रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। तो ये जो मैंने क्रम बताया है सही क्रम है, वैज्ञानिक विधि का उपयुक्त क्रम मैंने आपको बता दिया, व्यवस्थित करके बता दिया है। तो व्यवस्थित करेंगे तो आप किस प्रकार होगा आपका 6, 3, 2, 5, 4 और 1, इस प्रकार से आप क्रम को जमा सकते हैं और यही आपका सही आंसर होगा। तो 4th वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। पक्षियों की प्रजाति संबंधी पुस्तक व लेख पढ़ने लिखा हुआ है, पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, या फिर विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, यह विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए सही युक्ति है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, या फिर उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। यहां पर सही आंसर का आपको जवाब देना है। तो आपका सही आंसर होगा उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षक सामग्री का प्रयोग करना। यहां पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग आपको बताना है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर, देखिए पर्यावरण अध्ययन का भाग क्या है, यहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, यह पर्यावरण अध्ययन का भाग है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन से सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा या फिर कौन से कारण नाटक जमने के लिए सबसे उचित है। नाटक जमाने के लिए सबसे उचित कथन आपको बताना है। 3 विकल्प दिए गए हैं और कूट में आपको आंसर दे रहा है। पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। पारंपरिक क्रिया के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, या फिर धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनंदन पसंद करते हैं। यहाँ पर 4 विकल्पों के माध्यम से सही आंसर का चयन करना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, देखिए यहां पर पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है, और दूसरा विकल्प आपका सही होगा बी वाला, पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। यहां पर पहला और दूसरा सही आंसर होगा, यानी कि पहला वाला जो विकल्प होगा यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों की सहायता करती है। किस प्रकार करती है, किसमें करती है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में करती है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करने में करती है। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में करती है, या फिर पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में करती है। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है वो विद्यार्थियों की किस प्रकार सहायता करती है, यह आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा कि सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में सहायता करती है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? देखिए, बाल केंद्रित प्रवृत्ति को कौन इंगित करता है पर्यावरण अध्ययन की, इसके बारे में पूछा गया है। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, या फिर स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। कूट में यहां पर आंसर देना है, सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, यहां पर बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। यहां पर देखिए कौन सा प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तो राइट आंसर आपका होगा स्कूल में विद्यार्थी के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा विकल्प सही होगा आपका यहां पर रटने को हतोत्साहित करना है, और तीसरा विकल्प सही होगा आपका यहां पर सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। तो पहला यानी कि ए, बी और सी आपके तीनों विकल्प सही रहेंगे, और ये किसमें है? तीसरे वाले विकल्प में। तो तीसरा वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, जान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, या फिर निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधन का एकमात्र साधन मानना। यहां पर भी आपको कोर्ट में आंसर देना है और प्राथमिक स्तर पर बताना है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यहां पर होगा विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थी को आकर्षित करना, साथ में विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना। यहाँ पर ए, बी और सी, ए, बी और सी कहां पर है? पहले वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य कथन को आपको जानना है, कौन सा है? कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करती है। यदि आप पहले विकल्प को पढ़ते हैं, बिल्कुल सही आपका सही आंसर होगा, पहला ही विकल्प। दूसरे, तीसरे, चौथे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत ही करता है, बिल्कुल सही। काफी बार इस प्रश्न को बता चुका हूं, तो पहला वाला विकल्प ही आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? स्वतंत्र वाद विवाद को, चित्र पठन को, कथा को, या फिर विवरण को? किसको कम किया जाना चाहिए? इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको आंसर देना है। देखिए, यहां पर विवरण को, ईवीएस की कक्षा में जो विवरण है इसे कम किया जाना चाहिए। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? परिभाषाएं और जानकारी है, रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है, या फिर विद्यार्थी के लिए खुद को व्यस्त करने के अवसर है? यहां पर प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती के बारे में आपको बताना है। तो वास्तविक चुनौती क्या होती है? विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यस्त करने के अवसर है। यहां पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस, यहां पर ईवीएस लिखा हुआ है, ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? देखिए, मैंने आपको बताया था परिवार एवं दोस्त, या फिर परिवार और मित्र, है ना। ये क्या है? थीम है, ये भी थीम है। और जल क्या है? जल भी क्या है? थीम है। कार्य और खेल भी थीम है, और भोजन भी थीम है। यहां पर पूछा गया है कि थीम में उप थीम किसकी है? तो मैंने आपको बताया सिर्फ एक की है, किसकी है? परिवार एवं मित्र या फिर परिवार एवं दोस्त की। कितनी थीम बताई थी मैंने? यहाँ पर 4 आपको थीम बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? आप पहले ही प्रश्न में बताई है, तो यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये चारों क्या है? ये चारों ही थीम है। और किसकी उप थीम है? तो परिवार एवं मित्र या फिर परिवार एवं दोस्त की है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है? किसके द्वारा दिया जा सकता है? वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। तो यहां पर आपको विकल्प जो कूट में आंसर देना है, सही आंसर क्या होगा? ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। किसके द्वारा दिया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, ये दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, साथ में वास्तविक संवाद द्वारा और प्रयोगों के सक्रिय द्वारा। ए बी सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए,
अगला प्रश्न है यात्रा थीम। जैसे कि मैंने बताया टोटल कितनी थीम है, 6, उसमें क्या यात्रा भी मैंने आपको बताया था, यात्रा क्या है, थीम है। तो यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाए, विद्यार्थियों को सर्व दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, या फिर थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थी के लिए सार्थक हो जाते हैं, कब हो जा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर होगा मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है तब यात्रा, जैसे कि यात्रा जो थीम है इसके मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया या फिर विश्वकोश। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अच्छा संसाधन कौन सा हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण ही हो सकता है और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, जल थीम। जल क्या है? एक थीम है, इससे संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा या फिर प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। तो यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है कि किस प्रकार सीखा जा सकता है जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, ये आपका भूमिका निर्वाह द्वारा सीखा जा सकता है, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद करके द्वारा सीखा जा सकता है और क्षेत्र भ्रमण के द्वारा भी सीखा जा सकता है। तो ए, बी और सी। तो ए, बी, सी कहां पर लिखा हो? पहले वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं हैं, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, या फिर वे शिक्षक के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। यहां पर आपको कूट में आंसर देना है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्यों हैं, इसके बारे में आपको कूट में आंसर देना है। देखिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत होती हैं, चाहे वो वास्तविक घटनाएं हो, कथाएं हो या फिर वास्तविक घटनाएं। देखिए, वास्तविक कहानियां, कथाएं या फिर वास्तविक घटनाएं हो। और साथ में वे विद्यार्थी, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं और वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम पहले से ही परिचित हैं। तो ए, बी और सी। तो ए, बी, सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर या फिर अनौपचारिक सीखने पर, किस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए? तो यहां पर आपका 519 का सही आंसर होगा सीखने के लिए। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए वो सीखने के लिए होना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटनाओं में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक प्रयोग कर रहा है रूबिक्स का प्रयोग कर रहा है, चेकलिस्ट का, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड जैसे दृष्टात्मक अभिलेख भी कहा जाता है, या फिर अवलोकन पत्र का। किसका शिक्षक उपयोग कर रहा है? तो यहां पर सही आंसर होगा वो रूब्रिक्स का उपयोग कर रहा है। इसके बारे में मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। ईवीएस में आत्म आकलन है। ईवीएस में आत्म आकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धि और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, या फिर सीखने का आकलन। यहां पर आपको कूट में आंसर देना है ईवीएस में आत्म आकलन क्या है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ये सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है और उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, यानी कि ए, बी और सी। तो ए, बी, सी आपका यहां पर पहला वाला विकल्प सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका ईवीएस का सीखना आधारित है। जो ईवीएस का सीखना है वो किस पर आधारित है? सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल, वैश्विक से स्थानीय या फिर अमूर्त से मूर्त। ईवीएस का सीखना किस पर आधारित है? सबसे अच्छा और सबसे सरल प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा कि ये जो ईवीएस है ये सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। सीखना, ईवीएस का जो सीखना है वो सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का यहाँ पर उद्देश्य आपको बताना है किस प्रकार का प्रश्न करने का उसका उद्देश्य क्या है। पाचन क्रिया या फिर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विषय में विद्यार्थी की क्रिया कल्पनाशीलता का विकास करना है। प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थी की मदद करना है। विद्यार्थियों के अंतर्बोध विचारों का अन्वेषण करना या फिर उपरोक्त सभी। क्या है शिक्षक का उद्देश्य? तो यहाँ पर शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों के अंतर्बोध विचारों का अन्वेषण करना। याद रखिएगा, विद्यार्थियों के अंतर्बोध विचारों का अन्वेषण करना ये शिक्षक का उद्देश्य है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण में कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? यदि कक्षा 4 के अध्यापक अयान द्वारा संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करा जाता है तो आपको बताना है कि क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा। वर्गीकरण एवं प्रयोग करना होगा, संप्रेषण एवं चरों की पहचान, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण या फिर नक्शा बनाना एवं मापन करना। तो यहाँ पर जिस प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा वो होगा आपका अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के, देखिए यहां पर आया है जल, है ना, तो क्यूज के तौर पर आपको आंसर देना, जल क्या है, थीम है या फिर उप थीम है, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। जल लिखकर थीम है या फिर उप थीम है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो एक क्यूज के तौर पर एक आंसर ले लीजिएगा। जल में वस्तुओं की घुलनशील का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? यहाँ पर कारण आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से और कूट में आंसर देना है। प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता। छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, या फिर छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। ये चारों विकल्पों के माध्यम से आपको आंसर देना है, कूट में आंसर देना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उसके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, साथ में छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। सी और डी, ये चारों विकल्पों में से सी और डी आपके सही आंसर होंगे। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? जैसे यहां पर देखिए प्रश्न वही पूछा गया है, थीम से संबंधित। यहां पर इन चारों विकल्पों में से थीम आपको बताना है कौन सी। पदार्थ है, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, प्राकृतिक साधन है या फिर भोजन का संरक्षण है। थीम आपको बताना है थीम क्या है। तो मैंने आपको 6 थीम बताई थी। 6 थीम में से मैंने आपको वहां पर हम चीजें कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताया था कि हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं क्या है, ये थीम ही है। तो यहां पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, या फिर जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं को लिया गया। यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। समाज की उपस्थिति, रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, या फिर सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा बिल्कुल तीसरा वाला होगा, रटने द्वारा। यहाँ पर पूछा क्या गया था कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, ये पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता है। तो यहां पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण आपको बताना है क्या है। कहानी अथवा वर्णन के पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है। कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है, या फिर शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में
कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण आपको बताना है क्या है। तो यहां पर आपका सबसे उपयुक्त कारण होगा कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस में सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? प्रतिदिन है, प्रति माह है, 6 महीने में या फिर वर्ष के अंत में? तो मूल्यांकन देखिए यहां पर पूछा गया निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? तो ये प्रतिदिन यहां पर आपका सही आंसर होगा, पहला वाला। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है, वहां अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे? बहुबुद्धि से वंचित रहेंगे, अवलोकन से सीखना, व्यक्तिगत सीखना या फिर सहपाठी द्वारा सीखना? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा देखिए अपना कार्य। तो वो किससे वंचित हो गए? सहपाठी द्वारा सीखने से वो वंचित होंगे, क्योंकि वो अपना यहां पर कार्य कर रहे हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति या फिर युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? यहां पर शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए पूछा गया है कि कौन सी युक्ति या फिर युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही हैं। उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का गुणात्मक हो या फिर छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। यहां पर आपको कूट में आंसर देना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा देखिए उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का गुणात्मक हो, साथ में छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। ये शिक्षक द्वारा पूछे गए छात्रों के उत्तर के लिए जो युक्तियां दो बताई गई है ये विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही हैं। तो बी और सी आपके तीसरे वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? यहां पर देखिए भोजन विषय के बारे में पूछा गया है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। यहां पर भी एक प्रश्न निकल कर आ रहा, भोजन क्या है, थीम है या फिर उप थीम है? तो इसके बारे में भी आपको बताना है, भोजन लिखकर बताना है थीम है क्या उप थीम है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। चलिए अब आंसर की ओर बढ़ते हैं। आपका इसका सही आंसर होगा छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इस स्थान देने का उद्देश्य क्या है? इसे स्थान देने का उद्देश्य आपको बताना है। तो ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर विकल्पों को बदल दिया गया है, लेकिन प्रश्न यही था। विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंध जोड़ने में सहायता करना, या फिर वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा आपका विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, साथ में विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना और वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। ये तीनों ही कथन है। ये रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। तो इसे स्थान देने का उद्देश्य तीनों ही कारण है। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर ए, बी और सी। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता आपको पहचानना है। इकाई योजना के लिए है ना, यहाँ पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। इसमें प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। इसमें यहाँ विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, या फिर आदर्श रूप में यहाँ 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। क्या है इकाई योजना? यहाँ पर सबसे उचित कथन आपको बताना है। तो यहां पर सबसे उचित कथन होगा कि यहां विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है इकाई योजना। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? यहां पर देखिए वो कौन सी युक्ति है जो भाषा सीखने में कठिनाइयां वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। उन्हें स्पर्शी स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए,
अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना, या फिर विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे उचित कथन को आपको चुनना है। तो सबसे उचित कथन क्या होगा? अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ दिए जाए, यह सबसे उचित कथन होगा, या फिर सबसे उचित युक्ति होगी भाषा सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के लिए। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, थीम यात्रा में बछेंद्री के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है, यह आपको बताना। वहां अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। वहां अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने या फिर पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करती है। यह अध्याय समूह या फिर टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करती है, या फिर यहां अध्याय एवं अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। यहां पर कूट में आपको आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिए जो चारों विकल्प हैं, ये चारों विकल्प ही सम्मिलित होने के कारण है। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा? ए, बी, सी और डी। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य। देखिए ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है? पुनरावृत्ति एवं सुदृष्टिकरण, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, या फिर सीखने का विस्तार। यहां पर सही आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर सही आंसर होगा सीखने का विस्तार। पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का जो उद्देश्य होता है वो सीखने का विस्तार होता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया है। निम्न में से कौन से प्रकरण उसके अधिगम के विस्तार के लिए लाभकारी है? देखिए यहाँ पर उप प्रकरण या फिर जो उपथीम क्या लिया गया है? पशु। तो किसी कविता से स्थानीय पशुओं के नाम का उच्चारण करना, प्राणी उद्यान में पशुओं तथा स्थानीय पशुओं के चित्रों को दिखाना, प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, या फिर पशुओं के चित्रों के कट आउट देखना। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? सहपाठी द्वारा सीखना, समुदायों के त्योहार के वीडियो देखना, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना, या फिर शिक्षक से चर्चा करना। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? फर्स्ट और सेकंड, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर पढ़ाए जाते लिखा हुआ, पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारंपरिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाओं और कौशल भाषा तथा गणित द्वारा सिखाए जाते हैं, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल द्वारा भाषा शिक्षण दिए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपका इसका सही आंसर होगा कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं, इसलिए कक्षा फर्स्ट तथा सेकंड में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण? देखिए सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण क्या है? जल है, जंगल है, स्मारक है, या फिर समुदाय। तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण क्या होगा? समुदाय होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सभी सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण आपको बताना है क्या? विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्य निकट है। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, या फिर पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। यहां पर आपको सही आंसर बताना है क्या है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा इसका अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, या फिर स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। राइट आंसर आपका यहां पर होगा कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना है, सामग्री को सिखाने के संसाधन की पहचान करना है, अनुदेशी उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना है, या फिर संकल्पना मानचित्र बनाना है। क्या है? पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से आवश्यक चरण आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा ये संकल्पना मानचित्र बनाना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है, संज्ञानात्मक स्तर से, सह पाठचर्या क्रियात्मक से है, क्रियाकलाप से है, समग्र विकास से, या फिर शैक्षिक क्षेत्र से है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर समग्र विकास से। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में जो समग्र शब्द से संबंधित होगा वो समग्र विकास से होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण आपको बताना है। क्या है? कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, पर्यावरण अध्ययन अवधारणा के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। सही आंसर क्या होगा? देखिए, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण आपको बताना है और राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन एनईपी 2020 के अनुसार पूछा गया है कि इनमें अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। यहां पर देखिए, शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव करना आपको सीखने में वृद्धि के लिए। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना है, कहानी पढ़ने लिखा हुआ कहानी पढ़ने का एकीकरण करना है। तो कूट में आपको आंसर देना है, यहाँ पर एनईपी 2020 के अनुसार ही आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना है, साथ में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी पढ़ने का एकीकरण करना है। यहाँ पर बी और सी दोनों विकल्प आपके सही होंगे, तो तीसरे वाले विकल्प में आप देख सकते हैं और यही आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे कि आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वहां किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद, प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन, संवाद, अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद, या फिर प्रश्न करना, अवलोकन, संवेदनशील, प्रयोग करना। तो वो किस प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? तो वो अवलोकन का, प्रश्न करना, संवेदनशीलता का और संवाद का जो कौशल है इनको वो विकसित कर रही है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? देखिए, थीम जितने भी है 6 थीम उनके बारे में आपको बता चुका हूं। जल है, मौसम है, सामग्री है, या फिर जानवर है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम आपको बताना है। तो चलिए ये मैं आपको एक क्यूज के तौर पर आंसर दे देता हूं, 550 है ना, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं कितने प्रकार की थीम होती, कौन कौन सी होती। तो 550 करके आपको लिखना है, पहला सही है, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसके आगे लिख भी देना कि जल, मौसम, सामग्री, जानवर कौन सा है ना। तो एक क्यूज के तौर पर आपको बताना है और यहीं पर मैं आंसर आपको दूंगा। तो आज के जो 50 प्रश्न है वहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।